जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ाने वाले हैं जैव प्रक्रम का ही भाग। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी हरे पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन हम यह जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण होने में कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव है, यहाँ हम दर्शाए हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य 4 घटक की आवश्यकता होती है। मतलब कि अगर पेड़ पौधों का कहने का मतलब यह है कि अगर हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होना है तो 4 घटक का होना अति आवश्यक है। मतलब कि 4 पदार्थ का होना अति आवश्यक है। तो वह पदार्थ कौन कौन से हैं? तो देखिए, जल, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित या क्लोरोफिल, और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इन चारों में से कोई एक का भी कमी हो जाएगा तो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगा और न ही भोजन का निर्माण होगा और पौधे की मृत्यु हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पौधे में वृद्धि और विकास नहीं हो पाएगा। अगर इनमें से किसी एक घटक का भी अगर कमी हो गया तो पेड़ पौधों में वृद्धि और विकास नहीं हो पाएगा और पौधे की मृत्यु हो जाएगी। तो हम एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले चलेंगे जल। सबसे पहले हम चलेंगे कि प्रकाश की प्रक्रिया में जल आवश्यक है कि नहीं। अर्थात सबसे पहले हम चलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल अति आवश्यक है या नहीं। चलिए हम यहाँ देखते हैं कि कोई किसान अपनी खेत में अच्छी फसल लगा देता है। जैसे कि देखिए, यह एक किसान है। यह जो किसान है अपना खेत में एक अच्छी तरह से फसल लगा दिया। अच्छा फसल लगा दिया मतलब कि हरा पौधा लगा दिया। तो उस समय लगाया तो जल मौजूद है, पौधा उस समय हरा था। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद यह जो किसान है खेत में पौधा लगाया था, फसल लगाया था, तो कुछ दिनों बाद जल की कमी होने लगा। तो जल की कमी के कारण यह जो पौधा है वह झुकने लगा। मतलब कि पौधे जो है मुरझाने लगे। पौधे के टहनियाँ, पत्ते सब क्या होने लगे कि वो सूखने लगे और मुरझाने लगा। मुरझा के नीचे पौधा क्या है, यह जो पौधा दिखाई दे रहा है वह नीचे की ओर गिरने लगा। मतलब कि फसल जो अच्छी तरह से दिख रहा था, फसल अब खराब हो गया। यह जो किसान है वह असंतुष्ट हो गया कि यह फसल कैसे खराब हो गया। तो खराब क्यों हो गया? क्योंकि नियमित रूप से इस फसल में जल की पूर्ति नहीं हो पाया। इस प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में जल अति आवश्यक है। इसे हम निम्न रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे सभी हरे पौधे भोजन का अधिकांश भाग जल से प्राप्त करते हैं। मतलब कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं तो भोजन का अधिकांश भाग, मतलब भोजन के जितने भी भाग हैं वो किससे प्राप्त करते हैं? जल से। जैसे कि मान लीजिए यह जो किसान है एक फसल बोया था, तो फसल तो बो दिया, लेकिन जल की पूर्ति नहीं होने के कारण इसमें जो अधिकांश पोषक तत्व है वह पूर्ति नहीं हो पाया और पौधे सूखने लगे। अब देखिए,
इसी प्रकार जब कोई किसान अपने खेत में लगी फसल, इसी प्रकार अगर कोई किसान है अपने खेत में फसल बोता है, नियमित रूप से जल की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो क्या होता है देखिए यहाँ, फसल सूखने लगती है। मतलब कि अगर कोई किसान खेती किया, अगर उस खेती में नियमित रूप से जल का सिंचाई नहीं करता है तो फसल क्या होता है, सूखने लगता है। तथा पौधे में जल की कमी के कारण, पौधों में जल की कमी के कारण पौधों में विकास और वृद्धि नहीं हो पाता है। जल के कमी के कारण पौधों में विकास और वृद्धि नहीं हो पाता है, पौधे की मृत्यु हो जाती है, पौधे सूखने लगते हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल अति आवश्यक है। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल अति आवश्यक है। जैसे कि यहाँ एक किसान आप देख रहे हैं, इसके बारे में हम समझा दें। अगर कोई किसान फसल बोता है तो जल के अगर उचित रूप से सिंचाई नहीं हो पाता है, जल की उचित रूप से पूर्ति नहीं हो पाती है, तो फसल खराब हो जाता है। तो अतः इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी फसल में, किसी भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तभी संभव है जब जल रहेगा। अब एक और बात कि पौधों में विकास और वृद्धि के लिए मुख्य 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो वह 16 पोषक तत्व कौन कौन है और कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो यहाँ हम दर्शाए हैं। यहाँ पर आप देखिए, जैसे हवा से, पौधे हवा से कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं हवा से कौन सा तत्व प्राप्त करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। कितने हुए, 2। अब देखिए, पौधे जल से, पौधे जल से, तो जल से डायरेक्ट नहीं प्राप्त कर लेते हैं, उनमें एक जाइलम ऊतक पाया जाता है जो जल और खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो यह कितने हो गए, ये भी आप कहिएगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो 2, लेकिन यह कितना तत्व होगा, 1, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है। तो कितना हुआ, 1। जल में यह ऑक्सीजन है तो कितना हुआ, 1। तो 2 और 1 3, मतलब कि 3 तत्व हो गए। तो मुख्य 16 तत्व होते हैं विकास वृद्धि में। 16 कौन कौन होते हैं, तो और देखिए, वह हरे पेड़ पौधे मिट्टी से कितने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, 13। मिट्टी से 13। तो कौन कौन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, ब्रॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। ये कितना तत्व हो गया, 13। अतः हम कह सकते हैं कि पौधों में विकास और वृद्धि के लिए 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है। हवा से कार्बन और ऑक्सीजन, 2 तत्व हो गया। जल से H2O, तो H2O में H एक यहाँ है तो 2 और 1 3 हो गया। मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, ब्रॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। मतलब कि पौधों में वृद्धि विकास के लिए 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है। और इससे स्पष्ट होता है कि पौधों में विकास और वृद्धि के लिए 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, एवं पौधों में वृद्धि और विकास के लिए प्रकाशन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जल अति आवश्यक है। इस प्रयोग से, मतलब कि यह जो प्रयोग है, इससे स्पष्ट होता है कि, और यहाँ जो निम्न रूप से दर्शाए हैं, इससे स्पष्ट होता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होने में जल अति आवश्यक है। और जल के साथ साथ 16 पोषक तत्व की भी अति आवश्यक है पौधों में विकास और वृद्धि के लिए। अब हम चलेंगे दूसरा, कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है कि नहीं। अब हम आगे चलेंगे, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए दोस्तों, अब हम चलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश अति आवश्यक है कैसे। क्योंकि पीछे हम जल के बारे में पढ़ चुके थे, अब हम दूसरा सूर्य के प्रकाश के बारे में चलेंगे। तो हम एक चित्र के माध्यम से, इसे जानने से पहले हम एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि किसी एक स्थान पर, या फिर कहिए कि कोई एक स्थान पर हरा पौधा है जो दिखने में सुंदर और हरा भरा है। जैसे कि देखिए, यहाँ एक पौधा लगा हुआ है जो दिखने में अच्छा है, सुंदर है, हरा भरा है। लेकिन इस हरे पौधे को हम एक अंधेरा कमरा, हम इस पौधे को अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि जब इस अंधेरा कमरा में बंद कर देते हैं, जब इस अंधेरे कमरे में इस हरे पौधे को अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं, तो सूर्य का प्रकाश इस पौधों तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य का प्रकाश इस पौधा तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि जब कमरा बंद हो जाता है तो सूर्य का प्रकाश इस कमरे तक ही रह पाता है, अंदर पहुंच नहीं पाता है। जब सूर्य के प्रकाश अंदर नहीं पहुंच पाता है तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद कमरा खोल के देखते हैं तो जो हरा पौधा था वह पौधा सूख गया, उसकी पत्तियां सूख गई, टहनियाँ सूखने लगी। मतलब कहने का कि पौधा जो मूल रूप से जो पौधा हरा था वह मुरझा गया। क्यों मुरझा गया? इसलिए मुरझा गया क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस पौधे तक नहीं पहुंच पाया। जब सूर्य का प्रकाश बंद कमरे में, जब नहीं पहुंच पाता है तो पौधा में, बंद कमरे में जो पौधा है उसमें भोजन का निर्माण नहीं हो पाता है। जब भोजन का निर्माण नहीं हो पाता है तो जब सूर्य का प्रकाश बंद कमरे में पौधों तक नहीं पहुंच पाता है, तो जब नहीं पहुंचता है तो पौधे की पत्तियां में भोजन का निर्माण नहीं हो पाता है। जब भोजन का निर्माण नहीं होता है तो पौधों के विभिन्न भागों में ऊर्जा का निर्माण, जब सूर्य के प्रकाश यहाँ नहीं पहुँच पाता है तो पौधे की पत्तियां में भोजन नहीं बनेगा, पौधे के विभिन्न भागों में ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और पौधे सूख जाती है। तो इस चित्र के माध्यम से हम समझ गए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश अति आवश्यक है। इसे हम निम्न रूप से और समझ सकते हैं, जैसे कि निम्नांकित रूप से यहाँ हम दर्शाए हैं। जब हम एक हरे पौधे को कुछ दिनों तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं, जैसे कि मान लीजिए यह एक हरा पौधा है, इस हरे पौधे को कुछ दिनों तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं, हम पाते हैं कि पौधा सूखने एवं मुरझाने लगता है। जब इस हरे पौधे को कमरे में रख देते हैं तो यह जो हरा पौधा था सूखने एवं मुरझाने लगा। क्यों मुरझाने लगा? कि सूर्य का प्रकाश इस पौधे की पत्ती तक नहीं पहुंच पाता है, भोजन का निर्माण नहीं हो पाता है। भोजन का जब निर्माण नहीं हो पाता है तो पौधे की पत्तियां, टहनियां मुरझाने लगती है, सूखने लगती है। क्योंकि सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में भोजन का निर्माण नहीं हो पाता है। जब बंद कमरा में जो पौधा है उस पर मान लीजिए
कि ये इस बंद कमरे में जो पौधा है यहाँ सूर्य का प्रकाश जब पहुँचेगा ही नहीं तो भोजन का निर्माण नहीं होगा। और विभिन्न भागों में जब भोजन का निर्माण नहीं होगा तो पौधे के विभिन्न भागों में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा, मतलब कि पौधे के विभिन्न भागों में ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, भोजन का निर्माण नहीं हो पाता है और पौधों में विकास और वृद्धि रुक जाती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश होना अति आवश्यक है। इस चित्र के माध्यम से तो हम समझ चुके थे, अब हम जो दर्शाए हैं इसके माध्यम से समझेंगे। जब हम एक हरे पौधे को कुछ दिनों तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं तो हम पाते हैं कि पौधा सूखने एवं मुरझाने लगता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में भोजन का निर्माण नहीं हो पाता है और पौधों में विकास एवं वृद्धि रुक जाती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश होना अति आवश्यक है। अब हम चलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पर्णहरित या क्लोरोफिल आवश्यक है कि नहीं। अब हम चलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पर्णहरित या क्लोरोफिल आवश्यक है कि नहीं, तीसरा घटक में चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम चलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पर्णहरित या क्लोरोफिल अति आवश्यक है कैसे। तो सबसे पहले हम क्रोटन या कोलियस का चींटीदार पत्ते को लेते हैं। जैसे कि यहाँ एक पत्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, यह जो पत्ता है क्रोटन या कोलियस का चींटीदार पत्ता है। इस पत्ती में यह जो पत्ती होता है रंगीन होता है, मतलब कि इस पत्ती में हरा भाग भी रहता है और सफ़ेद भाग भी रहता है। तो सबसे पहले इस पत्ती को लेकर हरे भाग और सफ़ेद भाग को चिन्हित कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, इस पर क्रोटन या कोलियस का पत्ता ले लिए और इस पत्ती में हरे भाग को चिन्हित कर लिए और सफ़ेद भाग को चिन्हित कर लिए। चिन्हित करने के बाद जब इस पत्ती को चिन्हित कर लेते हैं, चिन्हित करने के बाद वाटर पाथ मतलब कि जल वाले पात्र में डालकर उबालते हैं, मतलब कि गर्म करते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जल में, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पात्र है जिसमें जल भरा हुआ है। तो सबसे पहले जल वाले पात्र में डालकर इस पत्ती को उबालते हैं। तो उबालने के कुछ समय बाद जल वाले पात्र से क्रोटन या कोलियस के पत्ती को बाहर निकाल लेते हैं। इस पत्ती जो दिखाई दे रहा है उसको हम बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालकर पुनः एक पात्र लेंगे जिस पात्र में एल्कोहल भरा हुआ है। जैसे कि देखिए, एक और हम पात्र लिए, यह जो पात्र दिखाई दे रहा है इस पात्र में एल्कोहल भरा हुआ है और एल्कोहल वाले पात्र में क्रोटन या कोलियस के पत्ता को डालकर गर्म करेंगे। उस पत्ता को डाल के गर्म करेंगे जो पहले जल में डालकर गर्म किए थे, और उसी पत्ते को, जिस पत्ते को हम जल में डाल के गर्म किए थे, उस पत्ते को किसमें अब गर्म करेंगे, एल्कोहल वाले पात्र में डाल के गर्म करते हैं। जो यह पात्र दिखाई दे रहा है इस पात्र में एल्कोहल भरा हुआ है। इस एल्कोहल वाले पात्र में डालकर गर्म करते हैं। जब एल्कोहल वाले पात्र में डालकर गर्म करते हैं तो कुछ ही समय बाद, जब एल्कोहल वाले पात्र में डालकर इस पत्ती को गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद इस पत्ते में से जो हरा रंग था निकलकर एल्कोहल में आने लगा। मतलब कि एल्कोहल वाले पात्र में जब इस पत्ती को डालकर गर्म करते हैं तो इस पत्ती में से हरा रंग, इस पत्ती में से हरा रंग
हरा रंग निकलकर एल्कोहल में आकर घुलने लगा। मतलब कि इस पत्ती में से हरा रंग निकलकर एल्कोहल में आके घुल गया। जब एल्कोहल में आके घुल जाता है तो पत्ती को बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालकर अच्छी तरह से साफ जल में धोते हैं। साफ जल में धोते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यह एक पात्र है। इस पात्र में साफ जल रखा हुआ है। तो एल्कोहल वाले पात्र से इस पत्ती को निकालकर साफ जल में डालकर धो लेते हैं और धोकर इस पत्ती को धोकर बाहर निकाल लेते हैं। साफ जल में इस पत्ती को डालकर बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ बाहर पत्ती को निकाल लिए हैं और बाहर निकालकर आयोडीन की कुछ बूंदे इस पत्ती पर डालना शुरू करते हैं। आयोडीन की बूंदे इस पत्ती पर डालना शुरू करते हैं तो कुछ समय बाद हम पाते हैं कि पत्ती का जहां हरा भाग था, यहाँ देखिए, पत्ती का जहां हरा भाग था, ये देखिए यहाँ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हरा भाग है। तो पत्ती का जहां हरा भाग था वहां नीला हो गया और मंड का निर्माण हो गया। और जहां सफेद भाग था पत्ती का, ये देखिए यहाँ से इधर जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा भाग है? पत्ती का सफेद भाग है। जहां पर पत्ती का सफेद भाग है उसमें और वहां पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ और न ही रंग बदला और न ही मंड का निर्माण हुआ। तो हम इस प्रयोग से पाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पर्णहरित या क्लोरोफिल अति आवश्यक है। तो इसे हम सरल भाषा में इस प्रकार बोल सकते हैं। अगर परीक्षा में इस प्रयोग को हम एक सरल भाषा में बोल सकते हैं, क्योंकि यह जो प्रयोग आपको दिखाई दे रहा है यह प्रयोग एग्जाम में कभी न कभी पूछ देता है कि एक प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित या क्लोरोफिल अति आवश्यक है कैसे। तो हम इस प्रयोग को सरल भाषा में इस प्रकार स्पष्ट करेंगे। तो हम एक क्रोटन या कोलियस का चींटीदार पत्ते को लेते हैं और इस पत्ती में हरे भाग और सफ़ेद भाग को चिन्हित कर लेते हैं और चिन्हित करने के बाद जल में डालकर उबालते हैं। उबालने के कुछ समय बाद इस पत्ती को बाहर निकालकर एल्कोहल वाले पात्र में डालकर उबालते हैं। जब एल्कोहल वाले पात्र में डालकर उबालते हैं तो हम पाते हैं कि पत्ती में से हरा रंग निकलकर एल्कोहल में आकर घुलने लगा। जब एल्कोहल में आकर घुलने लगता है तो उस पत्ती को बाहर निकाल लेंगे और उस पत्ती को बाहर निकालकर एक पात्र में साफ जल भर लेंगे और साफ जल भरकर उस पत्ती को अच्छी तरह से धो लेंगे और धोकर उस पत्ती पर आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे। जब आयोडीन की बूंदे डालते हैं तो हम पाते हैं कि एल्कोहल से पत्ती को बाहर निकाल लेते हैं और साफ जल में उस पत्ती को बाहर निकाल लेते हैं और साफ जल में डालकर पत्ती को अच्छी तरह से धो लेते हैं और धोने के बाद उस पत्ती पर आयोडीन की कुछ बूंदे डालते हैं। जब आयोडीन की कुछ बूंदे डालते हैं तो हम पाते हैं कि पत्ती का जहां हरा भाग था वहां नीला हो गया और मंड का भी निर्माण हो गया और पत्ती का जहां सफ़ेद भाग था वहां पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पर्णहरित या क्लोरोफिल अति आवश्यक है। क्योंकि पत्ती में जहां हरा भाग था वहां मंड या नीला रंग में परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि हरे वाले भाग में क्लोरोफिल
मौजूद था और वहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव होती है। लेकिन जहाँ पर सफ़ेद भाग था वहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद नहीं था और वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं होता है। इसलिए इस प्रयोग से हमें स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित या क्लोरोफिल अति आवश्यक है। इस प्रयोग को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रयोग को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रयोग को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सवाल में अगर कहीं समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें। उस समस्या को हम हल करने की अत्यंत कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम का ही भाग अमीबा में पोषण। जैसे अमीबा सरल एक कोशिकीय एवं प्राणी संपोषी जीव होता है, अर्थात अमीबा का जो शरीर होता है एक कोशिका से मिलकर बना होता है और अमीबा सभी कार्य एक कोशिका द्वारा ही करता है और अमीबा प्राणी संपोषी जीव है। इसका मतलब यह है कि अमीबा जो जीव है एक दूसरे प्राणी के समान अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे कि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य जिस प्रकार भोजन का ग्रहण करता है, पाचन करता है, बहिष्करण करता है और शोषण करता है, उसी के समान अमीबा भी भोजन करता है, ग्रहण करता है, अमीबा भी भोजन करता है। तो इसे कहते हैं प्राणी संपोषी जीव। अब बात करते हैं कोशिकीय जीव के। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है क्योंकि यह सभी कार्य एक कोशिका द्वारा संपन्न करता है। लेकिन मनुष्य, मेढक, घोड़ा, हाथी, शेर, ऊंट, बिल्ली इत्यादि जो जीव है बहुकोशिकीय है क्योंकि इनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और सभी कार्य अलग अलग अंगों द्वारा, अलग अलग कोशिकाओं द्वारा ये करते हैं। लेकिन अमीबा अपना कार्य अलग अलग अंगों, अलग अलग कोशिकाओं द्वारा नहीं, एक कोशिका द्वारा ही करता है। अब चलते हैं आगे। जो अपना आकार बदलते रहता है। अमीबा में एक ऐसा गुण है, अमीबा में ऐसा प्राणी है जो अपना आकार निरंतर बदलते रहता है। मतलब कि हमेशा ये अपना आकार बदलते रहता है। लेकिन मनुष्य में या फिर अन्य बहुकोशिकीय जीवों में ऐसा गुण नहीं है जो अपना आकार बदल लेगा। मतलब कि कोई मनुष्य है तो वह बंदर बन जाएगा, कुत्ता है तो घोड़ा बन जाएगा, या फिर कोई बंदर है लंबा है तो वह उसमें ऐसा गुण नहीं है कि पूरा छोटा बन जाएगा। लेकिन जैसे कि अब बात करते हैं हाथी में, हाथी में ऐसा गुण नहीं है कि वह बड़ा है तो छोटा बन जाएगा। लेकिन अमीबा में ऐसा गुण है कि अपना आकार बदल लेता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में ऐसा गुण नहीं है कि अपना मूल आकार बदल ले। अर्थात यह अनिश्चित आकार वाला प्राणी है। अर्थात अमीबा जो है अनिश्चित आकार वाला प्राणी होता है जो अपना आकार कुटपादों के द्वारा बदलता रहता है, जो अपना आकार कुटपाद के सहायता से बदलता रहता है। अब देखिए, यह जो है अमीबा है। अमीबा जो है एक कोशिकीय प्राणी है जो चित्र के द्वारा हम अब समझाए गए। तो अमीबा है जो एक कोशिकीय प्राणी है और अमीबा जो प्राणी है अपना आकार बदलते रहता है। इसका कोई निश्चित आकार
नहीं होता है। अमीबा जो है भोजन का ग्रहण कुटपादों के सहायता से करता है। यहाँ देखिए आपको कुटपाद दिखाई दे रहा होगा। जब इसके पास भोजन के कण जाते हैं तो कुटपाद जो होता है अपना मुंह खोल लेता है और भोजन को अंदर ग्रहण कर लेता है। अब आगे हम चलते हैं। और भोजन इन्हीं कुटपादों से अंदर ले जाता है। यहाँ देखिए, यह जो अमीबा प्राणी है, अमीबा के जो यहाँ आपको दिखाई, इसको बोलते हैं कुटपाद। कुटपाद के द्वारा ही भोजन अंदर ले जाता है। इसमें एक गुण होता है कि जब भोजन इसके पास आएगा तो इसको महसूस हो जाता है कि भोजन मेरे पास पहुँच गया, और कुटपाद का निर्माण करेगा और भोजन को लपक के पकड़ लेगा और अंदर ग्रहण कर लेगा। अब चलिए आगे चलते हैं। तथा अमीबा का भोजन, अमीबा प्राणी का जो भोजन होता है, शैवाल, बैक्टीरिया, डायटम, कार्बनिक पदार्थ की छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि। मतलब कि अमीबा प्राणी का जो भोजन होता है वो क्या होते हैं? शैवाल होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, डायटम होते हैं, कार्बनिक पदार्थ के कुछ छोटे छोटे कण और कुछ बैक्टीरिया मतलब कुछ जीवाणु होते हैं, मतलब इत्यादि होते हैं। लेकिन अन्य प्राणी जो होते हैं उनका भोजन अलग होता है। मनुष्य का भोजन अलग है, गाय का भोजन अलग है, हिरण का भोजन अलग है। मतलब कि अलग अलग प्राणी का भोजन अलग अलग होता है और भोजन करने का तरीके भी अलग अलग होते हैं। अतः अमीबा में पोषण कहने का मतलब कि अमीबा में भोजन ग्रहण करने का तरीका अलग होता है। अतः अमीबा में पोषण का कहने का मतलब होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि पोषण किसे कहते हैं। कोई भी जीव जंतु को कार्य करने के लिए या फिर कोशिकाओं को मरम्मत करने के लिए ऊर्जा की पूर्ति होती है। वह ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? भोजन से, जिसे पोषण कहते हैं। तो अमीबा अपना जो भोजन करता है वो किस विधि से और किस तरीके से करता है और किस अंग द्वारा करता है, वही कहलाता है अमीबा में पोषण। तो अमीबा जब भोजन करता है तो सबसे पहले भोजन का अंतग्रहण होता है। मतलब कि अमीबा के पास जब भोजन आता है तो पहले वो भोजन को अंदर ले जाएगा, फिर भोजन का पाचन तथा बहिष्करण। मतलब कि अमीबा में जो पोषण का तरीका होता है, तो अमीबा के पास जब भोजन आएगा तो सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब कि अंदर ले जाएगा, और अंदर लेकर पाचन करेगा और पाचन के बाद बहिष्करण कर देगा। इस तरह से अमीबा में पोषण होता है। मतलब कि बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। भोजन जब अंदर जाता है तो भोजन राजधानी का निर्माण होता है। मतलब कि कुटपाद के द्वारा, यहाँ पर देखिए, कुटपाद के द्वारा अमीबा में जब भोजन अंदर जाता है तो भोजन राजधानी का निर्माण होता है। मतलब कि भोजन अंदर बैठ जाता है। जब भोजन राजधानी का निर्माण होता है तो भोजन राजधानी का निर्माण होता है। पचा हुआ भोजन इससे निकलकर कोशिका द्रव्य में जाता है। जब भोजन अंदर जाता है तो भोजन राजधानी का निर्माण होता है। अब भोजन राजधानी का जब निर्माण होता है तो यहाँ पर भोजन राजधानी के निर्माण होने के बाद भोजन अंदर चला जाता है। मतलब कि जब भोजन राजधानी का निर्माण होगा तो यहाँ पर अब भोजन का पाचन होगा। तो भोजन का पाचन कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में। मतलब कि अमीबा के कोशिका द्रव्य में भोजन का पाचन होगा। और जब भोजन का पाचन हो जाएगा तब
जब भोजन का जब पाचन हो जाएगा तो पाचन होने के बाद तो इससे जो पोषक तत्व होते हैं वह अमीबा के विभिन्न भागों में जाना शुरू हो जाएगा। जब विभिन्न भागों में जब जाना शुरू हो जाता है तो जब अमीबा के विभिन्न भागों में भोजन जाना शुरू हो जाता है तो अमीबा को ऊर्जा मिल जाता है। और जो अपचा भोजन होता है, मतलब कि जब ऊर्जा मिल जाते हैं, जब अमीबा को ऊर्जा मिल जाता है, भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाता है, भोजन का जब पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाता है तो जो अपचा भोजन होता है तो फिर अन्य एक छिद्र के माध्यम से, मतलब कि कुटपाद के माध्यम से ही बाहर निकल जाता है, अपचा भोजन का बहिष्करण हो जाता है। तो यहाँ हम देखिए अमीबा में, यहाँ पर देखिए कि पचा हुआ भोजन इससे निकलकर कोशिका द्रव में जाता है। भोजन रसधानी का निर्माण होता है एवं पचा हुआ भोजन इससे निकलकर कोशिका द्रव्य में जाता है। तो देखिए भोजन रसधानी का निर्माण हुआ, इसके बाद कोशिका द्रव्य में चला गया और यहां से अमीबा के विभिन्न भागों में पहुंचकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो भोजन रसधानी के बाद कोशिका द्रव्य में गया, भोजन अमीबा के कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य से बाद कोशिका के विभिन्न भागों में भोजन जाकर ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और अपचा भोजन किसी अन्य भाग से बाहर निकल जाता है। अतः इस प्रकार अमीबा में पोषण प्रक्रिया पूर्ण होती है। अतः इस प्रकार अमीबा में पोषण प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अतः इस प्रकार अमीबा में पोषण प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ एक चित्र के माध्यम से हम बता दिए हैं कि जो अमीबा में जो पोषण की प्रक्रिया होती है इस प्रकार पूर्ण होती है। सबसे पहले क्या होगा अमीबा में, अमीबा के पास भोजन आएगा। तो जब अमीबा के पास भोजन आता है तो महसूस हो जाता है कि अब भोजन मेरे पास आ गया, तो कुटपाद की निर्माण कर लेगा। तो कुटपाद के जब निर्माण करेगा तो कुटपाद भोजन को अंदर ले जाएगा और भोजन रसधानी का निर्माण कर लेगा। भोजन अंदर ले जाएगा, भोजन रसधानी का निर्माण कर लेगा। अब भोजन जब रसधानी का निर्माण हो जाएगा तो भोजन रसधानी की निर्माण होने के बाद फिर भोजन कोशिका द्रव्य में चला जाएगा, अमीबा के कोशिका द्रव्य में चला जाएगा और वहां से मूल भोजन का कोशिका अमीबा के विभिन्न भागों में कोशिका द्रव्य में जाने के बाद अमीबा के विभिन्न भागों में भोजन का स्थानांतरण होना शुरू हो जाएगा और पुनः अपचा भोजन, देखिए कोशिका द्रव्य में जब देखिए यहाँ कोशिका द्रव्य है, जब भोजन कोशिका द्रव्य में चला जाता है तो उसके बाद भोजन का अवशोषण शुरू हो जाता है। भोजन का अवशोषण मतलब कि भोजन का एक भाग से दूसरे भाग में जाना शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोशिका द्रव्य से भोजन फिर अमीबा के विभिन्न भागों में जाना शुरू हो गया। अब पुनः जब अंतिम में जो अपचा भोजन होता है अमीबा से फिर बाहर निकल जाता है, जिसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। किसी भी भाग से, मतलब अमीबा में किसी भी भाग से अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार अमीबा में पोषण प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम चलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 अति आवश्यक है कैसे। तो इससे पहले हम लोग 3 घटक के बारे में जान चुके हैं, जल, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित या क्लोरोफिल, और अंतिम घटक बचा है हम लोग को CO2। तो इससे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य 4 घटक की आवश्यकता होती है, जल, सूर्य का प्रकाश,
पर्णहरित या क्लोरोफिल, CO2। तो इनमें से जो दो घटक है पर्णहरित या क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनमें से इन दोनों घटक में से कोई एक घटक एग्जाम में ज़रूर पूछने, इन दोनों घटकों में से कोई एक घटक का एग्जाम में पूछने की संभावना अधिक रहती है। तो पहला कौन घटक बताए? जो पहला घटक है पर्णहरित या क्लोरोफिल और दूसरा CO। इन दोनों घटकों में से एक घटक का अधिक संभावना रहता है कोई एग्जाम में पूछने के लिए। चारों घटक में से दो घटक बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमेशा एग्जाम में पूछने की संभावना होती है। पहला पर्णहरित या क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों में से कोई एक घटक पूछने की अधिक संभावना रहती है। जैसे अब अंतिम घटक के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रयोग द्वारा साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 अति आवश्यक है। एक प्रयोग द्वारा हमको साबित करना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 अति आवश्यक है। तो इसे हम निम्न विधि से साबित कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें एक पौधा लेना है। सबसे पहले हम एक हरे पौधे को लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक हरा पौधा हम लिए हैं। इस हरे पौधे में से एक पत्ता को हम तोड़ लेंगे। जैसे कि देखिए एक पत्ता को हम तोड़ लिए हैं। इस पत्ता को तोड़कर एक बोतल में डालकर, इस पत्ता को तोड़कर एक बोतल में भर, इस पत्ता को हम तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद एक हमको बोतल लेना है। उस बोतल में KOH का विलयन भरना है। जैसे कि देखिए एक हम बोतल ले लिए और इस बोतल में KOH का विलयन भर दिए हैं। तो KOH का विलयन भरकर जो पत्ती हम तोड़े हैं, जैसे कि देखिए इस पत्ती को हम तोड़ लिए हैं और तोड़े हुए पत्ती को बोतल में इस प्रकार रखते हैं कि पत्ती का आधा भाग अंदर और आधा भाग बाहर हो। इस प्रकार बोतल में रख दिए। जब बोतल में पत्ती को आधा भाग अंदर और आधा भाग बाहर रखते हैं तो एक कॉर्क की सहायता से पत्ती को हम जाम कर देते हैं। जाम करने के बाद जब अच्छी तरह से कॉर्क की सहायता से पत्ती को जाम कर देते हैं तो इस उपकरण को 5 से 6 घंटा या 7 घंटा तक छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद इस पत्ती को, इस उपकरण को 5 से 6 घंटा तक या 8 घंटा तक छोड़ देते हैं। तो छोड़ने के बाद पत्ती को हम बाहर निकाल लेते हैं। 5 से 6 घंटा बाद पत्ती को बोतल से हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालकर एल्कोहल में डालकर उबालते हैं। हम तब तक उबालते हैं जब तक कि पत्ती में से हरा रंग निकलकर एल्कोहल में न घुल जाता है। जब एल्कोहल में पत्ती का रंग घुल जाता है तो पत्ती को हम बाहर निकाल लेंगे और उस पत्ती को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे जल से। जब जल से साफ कर लेते हैं तो अब क्या करेंगे कि जैसे कि देखिए इस पत्ती को 5 से 6 घंटा बाद बोतल से बाहर निकाल लिए और बाहर निकाल कर अच्छी तरह से साफ कर लिए और साफ पत्ती को क्या करेंगे? इस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे। जब आयोडीन की बूंदें डालते हैं तो हम पाते हैं कि वह भाग, पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था, कैसा हो गया? पीला हो गया।
क्यों हो गया? क्योंकि जो पत्ती का अंदर भाग था तो उसमें से KOH का जो विलयन है, जो भाग पत्ती का जो भाग अंदर था तो अंदर भाग था, पत्ती का जो भाग अंदर था तो अंदर वाले भाग में से CO2 को सोख लेता है। कौन सोख लेता है? KOH का विलयन सोख लेता है और रंग कैसा हो जाता है? पीला। अब देखिए, और जो भाग बाहर था, जो भाग बोतल का बाहर था वह कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। आयोडीन की बूंद डालने पर क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो बाहर वाला जो भाग था उसमें क्लोरोफिल मौजूद थे और इसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं था, क्योंकि क्लोरोफिल मौजूद बाहर वाले पत्ती में था। जब क्लोरोफिल मौजूद इसमें रहता तो मंड का भी निर्माण होता। तो क्लोरोफिल कहाँ चला गया था? क्लोरोफिल कहाँ चला गया था? एल्कोहल में चला गया था जब हम उसमें उबाले थे। तो इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 अति आवश्यक है। जैव प्रक्रम का ही भाग है पैरामीशियम, जो अमीबा की तरह एक कोशिकीय एवं प्राणी संपोषी जीव है, लेकिन इसका जो आकार होता है, पैरामीशियम का जो आकार होता है निश्चित आकार का होता है, आकार बदलता नहीं है। लेकिन अमीबा प्राणी का जो आकार होता है हमेशा बदलते रहता है। जैसे कि आपको पैरामीशियम है, पैरामीशियम का जो आकार है वो बदलता नहीं है, लेकिन अमीबा का आकार हमेशा बदलते रहता है। और पैरामीशियम के चारों तरफ प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिसे सिलिया कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य है जब भोजन के कण इसके पास आता है तो इसको महसूस हो जाता है और इन्हीं सिलिया के द्वारा भोजन को अंदर ले जाता है। जैसे कि अमीबा में भोजन कुटपाथ के द्वारा अंदर ले जाता है, लेकिन पैरामीशियम सिलिया के द्वारा भोजन को अंदर ले जाता है। सिलिया भोजन को गति करते हुए कोशिका मुख के पास ले जाता है। और एक और बात, पैरामीशियम जिस भाग से भोजन को अंदर ग्रहण करता है उसे कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। मतलब कि पैरामीशियम जिस भाग से भोजन को अंदर ले जाएगा, भोजन का अंत ग्रहण जिस भाग से करेगा उसे कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। और जब भोजन अंदर चला जाएगा तो भोजन राजधानी का निर्माण होगा। और जब भोजन राजधानी का निर्माण हो जाएगा तो यहाँ से भोजन फिर चला जाएगा कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य से भोजन का अवशोषण होगा और पुनः विभिन्न भागों में, पैरामीशियम के विभिन्न भागों में भोजन का स्थानांतरण हो जाएगा और अपचा भोजन किसी एक छिद्र के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। किसी एक छिद्र के माध्यम से भोजन बाहर निकल जाता है। पैरामीशियम में भोजन करने का निश्चित स्थान और भोजन निकालने का निश्चित स्थान होता है। पैरामीशियम एक ऐसा प्राणी है। हेलो स्टूडेंट, तो हम अगले क्लास में पुनः मिलेंगे। जय हिंद।